बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की आवाम की नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है। फजलुर रहमान की स्टेटमेंट के पीछे क्या कहानी है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया, और फिर आईनी पैकेज की तैयारी के पीछे क्या फजलुर रहमान कोई नई गेम तैयार कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं व्यूअर्स आपके सामने रखूंगा। और फिर लाहौर का जलसा हुकूमत वक्त के खिलाफ रेफरेंडम था। पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मीडिया ने इस जलसे के हवाले से क्या रिपोर्ट किया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और मैंने अपनी जिंदगी में काजी फायजी ईसा से ढीठ और बेशरम इंसान नहीं देखा। ये अल्फाज काजी साहब के लिए किसने अदा किए और काजी साहब कितनी मेहनत के साथ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे रहने की तैयारियां कर रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी किया। माशी तरक्की, दहशतगर्दी के चैलेंजेस और फिर UNG जाके जो उन्होंने खिताब करना है, उससे पहले ये स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई। वो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं बल्कि अवाम का एक रेफरेंडम था और शहबाज शरीफ साहब को लंदन में बैठकर यह स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। और वो क्या कहते हैं कि जलसों के लिए मैदान भरने की बजाय मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा शहबाज शरीफ साहब ने। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ये मान रही है कि जलसा गाह भरी गई, हमने दीवारें खड़ी की, हमने फसीलें बनाई, हमने रुकावटें इमरान खान के रास्ते में लाकर खड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद आवाम निकली और जो खौफ के बुत हैं वो टूट चुके हैं और लोग अब नहीं डरते कि रियासत उनके खिलाफ जो है किसी किस्म का इकदाम करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, लोगों को उठाया जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स और जो लोग मोबिलाइज थे तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, उनके हवाले से खबरें ज़रूर आती रही, लेकिन आम आदमी को आप कैसे रोकेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं है बल्कि आम आदमी है और वही समझता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए अपनी आज़ादी को ख़त्म करके आज जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो इसलिए ये पैगामात का लंदन से आना और फिर हुकूमत का सारा दिन बैठकर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर, जो इस वक्त किराए का मीडिया बन चुका है, ये नारा लगाना कि लोग पहुँच नहीं सके। और जलसे के अंदर जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि 45, 50, 75 ये जो आपने गिनती सुनी उस्मा बुखारी से, ये इनकी बुखलाहट का एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है। और मैं व्यूअर्स आपको एक बात बताऊं कि हुकूमत अब ये समझ रही है। मेरी 1-2 लोगों से बात हुई हुकूमत के अंदर, तो एक खौफ है, एक बुखलाहट है, कन्फ्यूजन है कि जिन्होंने हमें इस हुकूमत के अंदर बिठाया, ना तो हम उनके जो टारगेट्स हैं मईशत को ठीक करके हासिल कर पा रहे हैं और ना ही हमने इमरान खान को जिस तरह जेल में रखना था उस बयानिए को ख़त्म कर पाए। आप 3-4 वजीरों को टेलीविजन पर बिठाकर बयानियाँ तो बना सकते हैं, लोगों को गुमराह तो कर सकते हैं, और क्या कोई लोड शेडिंग और कोई अंधेरा और 3 घंटे का जो वक्त है वो इस तहरीक को दबा सकता है? कभी भी नहीं दबाएगा। पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल मीडिया है, अगर आप उठाकर देखें, मुसलसल से रिपोर्ट कर रहा है। जो कुछ इमरान खान के साथ जेल में हुआ उसे रिपोर्ट किया जा रहा है। अल जज़ीरा की तरफ से एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई, कमाल हैदर की तरफ से, और फिर उन्होंने इस पूरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था लाहौर से बाहर, इसको भी रिपोर्ट किया कि लोग कहाँ कहाँ से पहुँचे, हुकूमत की तरफ से किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कितने चार्ज थे, और इसके अलावा आम आदमी इस जलसा गाह तक फिर भी पहुँचा और उन्होंने इमरान खान की आवाज़ जो है मिलाई और लब्बैक कहा। यानी इमरान खान ने लाहौर को कहा कि निकलो तो लाहौर निकला। और ये इंटरनेशनल मीडिया है जिसके ऊपर किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं है और किसी किस्म का कोई इन्हें डर और खौफ नहीं है जो रियासत की तरफ से बाकी चैनल्स के ऊपर आपको नज़र आएगा। तो व्यूअर्स, ये एक रेफरेंडम था जो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम ने जो लाहौर में जलसा करके अपना फ़ैसला सुनाया। और अब जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने एक पैगाम जारी किया। अब इस रेफरेंडम को जो सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर में हमने देखा बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी अब ये रेफरेंडम होने जा रहा है। मैं जलसे का लफ्ज़ जो इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि जब इस फस्तायत के अंदर लोग निकलते हैं ना और उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ पर्चे किए जाएंगे, मुकदमात होंगे, उनके ख़ानदान को उठाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी फैमिलीज़ और अपने बच्चों को लेकर निकल रहे हैं। तो एक रेफरेंडम है जो हमने इससे पहले पाकिस्तान के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी 8 फरवरी को देखा और अब दोबारा से इस मुल्क के अंदर ये रेफरेंडम जो है वो हुआ
اور اب علی امین گنڈا پور کی جو اسٹریٹجی ہے جلسوں کی، وہ اسے جلسہ کہہ رہے ہیں لیکن میں اسے ریفرینڈم کہہ رہا ہوں۔ ویورز، علی امین گنڈا پور کیا کہتے ہیں کہ لاہور کے عوام نے خوف کے بت توڑ کر جلسہ گاہ میں پہنچے۔ جلسے میں وقت کی پابندی کا ڈرامہ رچایا گیا جس پر پنجاب حکومت کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ سر، یہ 3 گھنٹے ہوں یا رات کا اندھیرا ہو، لیکن جو شعور کا اجالا عمران خان کی وجہ سے اس ملک میں آ گیا ہے، شاید حکومت جو مرضی کرے اور فسطائیت کی جتنی مرضی گہری رات ہو، جتنی مرضی طویل رات ہو، یہ کبھی بھی اب اس شعور کو دبا نہیں سکیں گے، اور یہ اجالا جو ہے وہ ایک روشن دن میں انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ کنورٹ ہوگا۔ علی امین گنڈا پور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ راستے کھلے ہوئے تھے اور 2 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس میں باڑ لگا کر لوگوں کو روکنے کی تیاری کی گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ علاقہ جہاں پر جلسے کی اجازت دی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ جو لاہور کی قیادت تھی، انہیں اس کے اوپر ضرور جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے تھی کہ وہ تمام جلسے جو دیگر جماعتوں کو اجازت دی جاتی ہے مینار پاکستان پہ، تو ہمیں بھی اجازت دی جائے، یا کم از کم اسے شہر کے اس حصے میں منتقل کیا جائے جہاں سے ایکسیس بہتر ہو۔ اگر یہی اجازت انہیں لاہور کے کسی دوسرے کونے پہ مل جاتی، یعنی ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور کونا، تو شاید لوگوں کو آنے میں آسانی ہوتی، اور وہ قافلے جو اسلام آباد سے اور جی ٹی روڈ سے آ رہے تھے وہ یقیناً جلد اس جلسہ گاہ میں پہنچ جاتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ تمام صحافی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ڈیلی رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک انتہائی کامیاب جلسہ تھا، بغیر کسی سپورٹ کے۔ حکومت، ریاستی مشینری آپ کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ لوگ نکلے۔ اگر آپ واقعی اتنے جمہوری ہیں تو پھر مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دیں۔ یہ دوسرا پیغام ہے علی امین گنڈا پور کا جو انہوں نے اس حکومت کو دیا۔ میاں نواز شریف، آپ کی سیاسی پیدائش آمریت کے گملے میں ہوئی اور آپ کی سیاسی پرورش بھی آمریت کے گملے میں ہوئی۔ بلاول بھٹو کو بھی ایک پیغام دیا علی امین گنڈا پور نے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی غیرت جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عدلیہ سے کہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان پر یہ دباؤ کون بڑھا رہا ہے۔ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پوری قوم ساتھ دے گی۔ واضح پیغام دیتے ہیں کہ فارم 47 والی حکومت کو ہم نہیں مانتے، اور کسی بھی آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے، اور نہ ہی کسی غیر آئینی عدالت کو ہم مانتے ہیں۔ جمعے کو نکلیں گے اور پرامن طریقے سے پورے ملک کے ہر شہر، ہر گاؤں میں آئین کے تحفظ، عدلیہ آزادی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ ویورز، اب یہ جمعے کو بھی ایک ریلی نکالنے جا رہے ہیں، پورے ملک میں اس کی کال دے دی گئی ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہوگا میاں والی کا جلسہ، اور علی امین گنڈا پور نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کر دیا کہ جلسے نہیں بلکہ اسے ریفرینڈم کا نام دیں، اور اس حکومت کے خلاف یہ ریفرینڈم اب ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے عمران خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، چونکہ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور معافی مانگے، اور جو شرائط رکھی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سامنے، اس میں بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور جب تک معافی نہیں مانگیں گے آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اس کا جواب بھی علی امین گنڈا پور نے دے دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے عمران خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، معافی وہ مانگیں، ہم کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے۔ معافی شافی والی بات نہ کرو، میں نہ پنجاب حکومت کا غلام ہوں نہ کسی اور کا غلام ہوں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر معافی مانگوں۔ پرچے کاٹنے ہیں تو کاٹو، ہم عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں۔ ویورز، ایک اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فضل الرحمان کی تو اپنی پالیسیز ہیں اور وہ اس وقت اپنی جماعت اور اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جب علی امین گنڈا پور کے خلاف پارٹی کے اندر بہت ساری سازشیں ہونا شروع ہوئی اور لوگوں نے ان کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے، تو خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا کہ میں علی امین گنڈا پور کے پیچھے کھڑا ہوں۔ یہ شاید ایک ایسا پیغام تھا جس نے پارٹی کے اندر ان تمام قوتوں کو، ان تمام لوگوں کو اور سوچ کو دبا دیا جو علی امین گنڈا پور کے خلاف کام کر رہی تھی۔ آپ نے جو 8 ستمبر کا جلسہ تھا اس کے بعد دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہوئے، اور جب صبح وہ پشاور پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پارٹی کے دیگر لوگوں نے بھی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر علی امین گنڈا پور کے حق میں بیانات دیے، اور وہ لوگ جو عمران خان کے اس پیغام سے پہلے علی امین گنڈا پور کے خلاف کھڑے تھے، وہ بھی اب عمران خان اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے بیان کے بعد۔ تو میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ اور اس لاہور کے جلسے کی جو سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی وہ تھی عوام، جنہوں نے باہر نکل کر عمران خان کی آواز میں آواز ملائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سٹیج پر تو موجود تھے، لیکن لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا، چونکہ لوگ عمران خان کے لیے نکلے تھے، عمران خان کی آواز پر نکلے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس پورے جلسے میں یا 8 ستمبر کے جلسے میں کوئی ہائی لائٹ ہے تو وہ ہے علی امین گنڈا پور، کیونکہ عمران خان نے نعرہ لگایا ہے کہ میں
अली अमीन गंडापुर के साथ हूँ और वो तमाम लोग जो इनके खिलाफ साजिश करेंगे वो पार्टी से अलग हो जाएं। तो दो लोग, यानी एक आवाम और फिर अली अमीन गंडापुर, इन तमाम जलसों की एक तरह से सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुके हैं। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो लोग कहते थे ना कि ये हम इसे हटा देंगे या इसे हम पकड़ लेंगे, तो हुकूमत हो वो भी अली अमीन गंडापुर के हवाले से बयान दे रही है, पूरा बयानिया बनाया गया। और दूसरी तरफ पार्टी के लोग तो खैर अब खामोश हो गए हैं। अब एक पैगाम बड़ा वाज़ेह है, अली अमीन गंडापुर मियांवाली में जलसा करने जा रहे हैं और फिर अब पिंडी में भी एक जलसा होगा और ये देखना होगा कि पिंडी में इन्हें जलसा करने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, और ये पिंडी में जलसा करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम देंगे। फजल रहमान साहब भी जी एक पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने आज कराची पहुंचकर कुछ बातें कही हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है ना माशी, मुल्क में आइन महफूज है ना इदारे, मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। आइन पर अमल ना करने से मुल्क का हर इदारा कमज़ोर हो रहा है। हमारा आइन महफूज है, ना कानून, ना पार्लियामेंट महफूज है, ना इदारे महफूज हैं। हर इदारा चाहता है कि वो अपने दायरेकार से बाहर जाकर काम करे। अपनी कुव्वत की बालादस्ती के लिए सबको हाथ पांव मारने होंगे। हम अदलिया को भी ताकतवर देखना चाहते हैं। मेरे सामने थोड़ा बहुत मुसवदा है तो इसे गलत कहा, और काले स्याह लिफाफे के अंदर मुझे ये मुसवदा दिया गया। आवाम के पास कोई मुसवदा नहीं और वो भी इसे गलत कह रहे हैं। यानी मुसवदा थोड़ा सा हमारे पास आया तो हमने कहा तो ये गलत है, लेकिन वो आवाम जिसके सामने ये अभी तक मुसवदा पेश नहीं किया गया, पार्लियामान में इसे पेश नहीं किया गया, वो ख़ुद भी ये समझते हैं कि ये मुसवदा पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ एक ऐसा पैकेज लाकर इस्तेमाल किया जाएगा जिसे सियासतदान बतौर टूल इस्तेमाल होंगे और फिर कल को ये सियासतदान सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। ये फजल रहमान साहब जो हैं वो बातें कर रहे हैं। फिर से मुसवदा दोनों तरफ से तैयार किया जा रहा है, और मैंने फजल रहमान साहब के कैंप में ना एक दो लोगों से बात की और मैंने उनसे ये सवाल किया कि फजल रहमान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद करते हैं और बाकी लोगों पर भी तनकीद कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और कहें कि हम किसी भी आईनी तरमीम को नहीं मानेंगे, आप क्यों मुसवदा तैयार कर रहे हैं? तो उनकी बातों से ये तासुर मिला कि एक तो ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला है इसे अपने मुसवदे में शामिल नहीं करेंगे, चूँकि इसके ऊपर इनका एक जो पॉलिसी बयान है वो आ गया कि हम किसी तरह भी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं जहाँ पे आम आदमी का केस जाएगा उसे किसी भी सूरत जो है तस्लीम नहीं करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी एक पूरी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी। दूसरी चीज़ व्यूअर्स जो मुझे लग रही है, जो मेरी असेसमेंट है इनसे गुफ्तगू करने के बाद, कि कादी साहब के ऊपर तो आपने कहा कि फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी करेंगे तो हम नहीं मानेंगे, फ़र्द वाहिद को बिठाने के लिए आईनी पैकेज लाया जा रहा है क्योंकि आईनी अदालत की बात हो रही है। लेकिन इसमें जो एक और नुक्ता था जिसके ऊपर फजल रहमान की जमात जो है वो खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो है पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और जो तीनों चीफ्स हैं उनकी एक्सटेंशन का मामला। यानी तारीख जो उनकी डेट है इसकी रिटायरमेंट की, अगर इसे बढ़ा दिया जाता है तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली एक तरह से उन्हें भी एक फ़ायदा जो है पहुंचाया जाएगा। तो इसके ऊपर वो खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, और यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर फजल रहमान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में आएंगे, गुफ्तगू होगी, और अगर इन्होंने आईनी पैकेज को तस्लीम कर लिया तो आप देखेंगे जो वाइब्स आ रही हैं फजल रहमान के कैंप से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर कभी भी ये तस्वुर भी नहीं कर सकती कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को माइनस करके किसी किस्म की तरमीम की तरफ जाए। और ये तरमीम जिसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के जो चीफ्स हैं और जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एज ऑफ रिटायरमेंट है इसे बढ़ाने की बात की जा रही है, इससे कुछ लोगों को ज़रूर जो है फ़ायदा होगा, लेकिन ये खुलकर कोई भी बात नहीं करता। पीपल्स पार्टी के पास तो खैर मैंडेट ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाकर जो है वो कोई इस किस्म की बात करें। तो फजल रहमान के कैंप से भी आने वाले दिनों में जो मुसवदा आएगा उसमें ये आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। फिर देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किस किस्म का ताल्लुक जो है फजल रहमान की जमात के साथ रखती है या छोड़ दिया जाता है। बैरिस्टर अकील ने जी एक दावा किया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में फजल रहमान साहब मान जाएंगे और फिर जो तरमीमी पैकेज है वो लाया जाएगा। अच्छा, अगर आप इस बयान को देखें और फिर वो जो दूसरी बात करें कि 25 अक्टूबर को काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, तो इसके पीछे एक ही चीज़ बचती है आईनी पैकेज के अंदर, और वो है ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो अहम पोस्ट हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र। और फजल रहमान साहब के कैंप से बात करने के बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये एकदम से इन तरमीम के ऊपर
जाना नहीं चाहते थे और ये अपना वजन बढ़ा रहे थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए। और अब देखना ही होगा कि अपना वजन बढ़ाते बढ़ाते कहीं ज़मीन पे ना गिर जाएं, क्योंकि अब ये ज़मीन पर गिरे तो पाकिस्तान की आवाम इन्हें उठाएगी नहीं बल्कि ऊपर से गुजर जाएगी। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें, क्योंकि ये जो यहूदी लॉबी वाला एक पूरा प्रोपेगेंडा इमरान खान के हवाले से किया जा रहा है, इस प्रोपेगेंडे के अंदर एक बड़ी गवाही आई। और इससे पहले भी मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी, इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट्स, और फिर वो सहाफ़ी जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप इसराइल को तस्लीम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी थी इसराइल के हवाले से, हम भी उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हामिद मीर साहब खान साहब के बहुत बड़े नाकिद रहे और उन्होंने खान साहब के हवाले से कुछ बातें माजी में कही, और दोबारा उनका एक वीडियो क्लिप जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। और इसराइल वाले मामले के ऊपर भी उन्होंने अपनी गवाही दी है। याद रखिएगा, ये गवाही है जो हामिद मीर साहब की तरफ से आ रही है। वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब अप्रैल 2022 में मोदी को 4 रोज़ा दौरे पाकिस्तान पर बुला रहे थे। इमरान खान को पता नहीं था, शाह महमूद कुरैशी को पता चला, तो उन्होंने इमरान खान को कहा कि हम मोदी को हिटलर कह रहे हैं और शाह महमूद ने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को बताया हम मोदी का इस्तकबाल नहीं करेंगे। मुझे ये पता है कि 2 मामलात पर इमरान खान ने मुज़ाहमत की, एक तो इसराइल का मामला और दूसरा मोदी का दौरा पाकिस्तान। तो मोदी वाले मामले पर और इसराइल को तस्लीम करने के वाले मामले के ऊपर कौन एक्टिव था जी ज़्यादा? वो थे जनरल बाजवा। जनरल बाजवा शायद समझते थे कि अगर वो अमेरिका को मनाने में कामयाब हो गए और अमेरिका को ये गारंटी दे दी गई कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे और हर कोशिश करेंगे और इमरान खान के साथ हम मिलकर गुफ्तगू करेंगे और ये काम जो है उसे पाया तकमील तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो शायद इनका भी बचाव हो जाता। और अमेरिका ये गए थे ना जब लास्ट टाइम पे, जब इन्होंने ऐलान भी किया, ये अमेरिका की आशीर्वाद हासिल करने गए कि अमेरिका से शायद कोई सिफारिश हो जाए और मुझे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन दे दी जाए। और व्यूअर्स, ऐसा नहीं हुआ और फिर इन्हें ऐलान करना पड़ा वहाँ पर, और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का बाकायदा तौर पे कहा कि जब वक्त पूरा होगा मैं चला जाऊंगा। तो ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। जनरल बाजवा ने भरपूर कोशिश की कि उन्हें दोबारा एक्सटेंशन मिले और वो बैठे रहें और दोबारा से कोई हुकूमत आए, लेकिन जनरल बाजवा ने जो ज़िल्लत कमाई, आज उसी रास्ते पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो चल रहे हैं। अब ये जो गवाही आई है, इसके 2-3 और लोग भी विटनेस हैं, जिसका जिक्र हामिद मीर साहब कर रहे हैं। और जनरल बाजवा ने तो जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, व्यूअर्स, अब जो काजी साहब कर रहे हैं, इसके ऊपर अब लोग अपनी तकरीरों के अंदर, और ख़ास तौर पे वो वकला जो इनकी अदालत में पेश होते हैं, वो दलाइल के साथ साथ नफ़रत का इजहार भी करते हैं। अब एक जुमला जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इनके लिए किया, कहा एक तकरीब के अंदर, वो क्या कहते हैं कि मैंने काजी जैसा ढीठ और बेशरम आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा। जो औरतों के हकूक़ की बात करे तो हकूक़ सिर्फ उसकी अपनी अहलिया पर नाफिज होते हैं और पाकिस्तान की किसी औरत पर नहीं। और ऑब्वियसली जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। 2 रोज़ पहले एक ख़ातून के साथ जिस किस्म का सलूक किया गया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो सरकार, आपको के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था कि आप वक्त के काजी नहीं बन सकेंगे, कभी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि आप अपनी अदालत के काजी नहीं बन सके। आप सिर्फ नाम के काजी थे और आपने हमारी इस बात को साबित किया अपने कंडक्ट के साथ, और पाकिस्तान की आवाम ने अब अपना आपका जो असल चेहरा है उनके सामने आ चुका है। काजी साहब कोशिश करेंगे आखिरी दम तक कि वो एक्सटेंशन हासिल कर सकें और सर धड़ की बाजी लगाएंगे। 8 जजेस के ख़िलाफ़ आप खड़े हो गए। ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह आपको एक्सटेंशन जो है वो मिल जाए। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।